अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। अफगानिस्तान अफ्यून की पैदावार का बड़ा आलमी मरकज, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। अमरीकी फौज ने मनशियात की स्मगलिंग करने वाली कश्ती को निशाना बनाया, 3 अफराद हलाक। काज़ाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हो गया। अमरीकी फौजी अड्डे पर मशकूक पैकेट खोलने से मुताद्दिद अफराद बीमार। तूफान कलमागी फिलिपाइन में तबाही मचाने के बाद वियतनाम में दाखिल। जर्मनी में कम से कम फी घंटा उजरत बढ़ा दी गई। और भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ दरियाए कुनर पर डैम बनाएंगे। इंडोनेशिया में जुमे की नमाज के वक्त स्कूल की मस्जिद में धमाका। ये थी टॉप स्टोरीज नाजरीन। अब खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसदाद मनशियात और जराइम की ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें अफ़गानिस्तान को अफ्यून की पैदावार का एक बड़ा आलमी मरकज़ करार दिया गया है। UN के इदारा बराए इंसदाद मनशियात और जराइम की 2025 की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में 10,200 हेक्टर पर अफ्यून की काश्त की गई। 2024 में पिछले साल की निस्बत 19% इजाफा हुआ। 2025 में 20% कमी देखने में आई। इस रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबों ज़ाबिल, कुनड़ और तखार में अफ्यून की काश्त में इजाफा हुआ है और खुश्क साली की वजह से बड़े पैमाने पर अफ्यून की जो फसल है उसको नुकसान भी पहुंचा है। और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में गुज़िश्ता सालों का अफ्यून का जो स्टॉक है वो 2026 की आलमी तलब पूरी करने के लिए काफ़ी है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मसनूई जो मनशियात हैं, यानी कि सिंथेटिक ड्रग्स जो होती हैं, खुसूसन आइस की पैदावार अफ़गानिस्तान में तेज़ी से बढ़ रही है। जराइम पेशा ग्रोह पैदावार और स्मगलिंग में आसानी की वजह से आइस को तरजीह दे रहे हैं। तो ये है जी रिपोर्ट जो कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से रिलीज़ की गई है। अब बात करते हैं अमरीकी फ़ौज की। अमरीकी फ़ौज ने मनशियात की स्मगलिंग करने वाली एक और कश्ती को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हुए हैं। और अमरीकी जो वज़ीर जंग हैं पीट हेग्सेथ, उसने सोशल मीडिया पर जारी बयान में ये कहा है कि कैरेबियन में मनशियात की स्मगलिंग करने वाली एक और कश्ती को हमने निशाना बनाया है और मनशियात स्मगल करने वाले 3 अफराद मारे गए हैं। और पीट हेग्सेथ के मुताबिक ये हमला सदर ट्रंप की हिदायत पर किया गया और कार्रवाई में अमरीकी अफवाज को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब अगर हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाएँ तो सितंबर का जो आगाज़ है, सितंबर के आगाज़ से लेकर अब तक कैरेबियन और पैसिफिक साहिलों में अमेरिका ने तकरीबन 18 जहाज़ों को निशाना बनाया है और 70 अफराद उनमें मारे गए हैं। अमेरिका की ही एक और ख़बर प्रोग्राम में शामिल करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और वो ऐलान ये है कि काज़ाकिस्तान ने इज़राइल और मुस्लिम ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने वाले अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने का फ़ैसला कर लिया है। ट्रंप ने ये कहा है कि उनके दूसरे दौरे हुकूमत में काज़ाकिस्तान इस मुआहदे में शामिल होने वाला पहला मुल्क है और मज़ीद ममालिक भी जल्द शामिल होंगे। और ये जो बात है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में वस्ती एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान ये बात की। और उन्होंने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म से उन्होंने बात की है, नेतन्याहू से, और काज़ाकिस्तान के जो सदर हैं कासिम जुमारत तोकायफ, उनसे भी उन्होंने गुफ्तगू की है। और उसके बाद उन्होंने हतमी तौर पर इस फैसले का ऐलान किया है। काज़ाक हुकूमत की जानिब से जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि मुल्क की जो अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत है वो मुज़ाकरात के आखिरी मरहले में है और अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत जो है वो काज़ाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का फितरी और मंतकी तसलसल है, जो कि बाहमी एहतराम, मकालमे और इलाकाई इस्तेहकाम पर मबनी है। ट्रंप ने एक और जो अहम बात की वो ये कि वस्ती एशियाई खित्ते के कुछ और ममालिक भी आइंदा दिनों में अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाएंगे और उनके ऐलानात जल्द मुतवक्के हैं। अब देखना यह है कि इन ममालिक में कौन कौन शामिल होता है।
امریکہ کی ہی ایک اور خبر پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ امریکی فوجی اڈے پر مشکوک پیکٹ آئے ہیں اور ان مشکوک پیکٹس کو کھولنے سے متعدد افراد بیمار ہوئے ہیں۔ میریلینڈ میں امریکی فوجی اڈہ جو ہے اس پر ایک مشکوک پیکٹ پہنچا، اس کو جب کھولا گیا تو کافی افراد اس میں بیمار ہوئے ہیں، اور فوجی اڈے پر جو پہنچنے والا یہ جو مشکوک پیکٹ تھا اس میں سفید پاؤڈر تھا، اور جو بیمار افراد ہیں وہ اب ہسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں۔ اور جو فوجی اڈے کی انتظامیہ ہے اس کا بیان یہ سامنے آیا کہ ایک شخص کے مشکوک پیکٹ کھولنے کے بعد فوجی اڈے پر ایک عمارت کو خالی کرا دیا گیا تھا، اور واقعے کی ہم تحقیقات کر رہے ہیں۔ اور بیسیکلی جو فوجی اڈہ ہے میریلینڈ کا، اس پر صدر، نائب صدر اور جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں وہ اکثر جاتے رہتے ہیں، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بدھ کے روز اس فوجی اڈے پر موجود تھے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں طوفان کلماگی کی۔ طوفان کلماگی کی جو شدید بارشیں ہیں اور تیز ہوائیں ہیں وہ اب ویتنام کے ساحلی علاقوں میں پہنچ گئی ہیں، کافی تباہی مچی ہے وہاں پر، 5 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں سامنے آئی ہیں، اور یہ اسی طوفان نے پہلے فلپائن میں 188 سے زائد افراد کی جانیں لی تھیں اور بہت بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا تھا۔ کلماگی جو ہے وہ جمعرات کی رات کو ویتنام کے وسطی علاقے میں داخل ہوا ہے، کافی درخت اکھاڑے اس طوفان نے، گھروں کو نقصان پہنچایا، بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی ہے، اور طوفان کے اندرون ملک بڑھتے ہی شدت کم ہوئی ہے، لیکن حکام نے خبردار کیا ہے کہ جو مرکزی صوبے ہیں ان میں 200 ملی میٹر تک بارش جاری رہ سکتی ہے۔ اور جو میڈیا پر جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چھتیں اڑ رہی ہیں، گھروں میں پانی بھر گیا ہے، سڑکوں پر گرے ہوئے درخت ہیں، ملبہ ہے۔ اور کلماگی جو ہے وہ جنوبی چین کے سمندر میں اس سال بننے والا 13واں طوفان ہے، اور ویتنام اور فلپائن کی جو جغرافیائی پوزیشن ہے وہ انہیں پیسیفک طوفانی پٹی پر واقع کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہر سال طوفانوں اور شدید موسمی حالات میں نقصان بھی ہوتا ہے اور ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جی جرمنی کی۔ جرمنی میں منیمم ویجز جو ہیں اس کو بڑھا دیا گیا ہے، جو کم سے کم تنخواہ ہے، جو کم سے کم اجرت ہے اسے بڑھا دیا گیا ہے، اور یہ جو بڑھاوا ہے یہ ریکارڈ بڑھاوا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے جرمنی سے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں شاہد امیر گلایا صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہد، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اب جرمنی نے کم سے کم فی گھنٹہ اجرت بڑھانے کی جو قانونی طور پر منظوری دی ہے، ابھی کم سے کم اجرت کیا تھی فی گھنٹہ، اور اب کتنی رقم بڑھائی جائے گی؟ کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟ جی اویس، بہت شکریہ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جرمنی میں جو ہے کام کرنے والوں یا مزدوروں کی فی گھنٹہ کے حساب سے معاوضہ یا آمدنی ہے، اس میں اضافے کا جو عندیہ ہے وہ یہاں کی لیبر اور سوشل منسٹری کے وزیر بیربل باس نے دیا ہے۔ 2 مرحلوں میں جو ہے وہ اضافہ کیا جائے گا۔ جنوری 2026 میں موجودہ جو فی گھنٹہ کا ریٹ ہے وہ 12.82 ہے، اس کو بڑھا کر 13.90 کر دیا جائے گا، اور پھر اس کو جنوری 2027 میں مزید 70 سینٹ بڑھا کر 14.60 یورو کر دیا جائے گا۔ اگر ہم اوسطاً جو ہے وہ 1 یورو کا ریٹ پاکستانی روپے میں لیں تو 320 بنتا ہے، اور اس حساب سے فی گھنٹہ کے حساب سے اگر پاکستانی روپے میں اس کو دیکھیں تو 4,500 یورو تک کا یہ ریٹ بنتا ہے، اور ماہانہ یہ 50 یا 51 ہزار روپیہ پاکستانی روپے بنتے ہیں پاکستان میں اگر اس کا حساب لگائیں تو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تنخواہیں بڑھتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی بائنگ پاور بڑھتی ہے، وہ چیزیں زیادہ خریدتے ہیں، کوئی بھی پروڈکٹ ہو سکتی ہے، تو پھر کمپنیاں جو ہیں وہ اپنی ریٹ بڑھا دیتی ہیں کیونکہ ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اکنامکس کا ایک عام رول ہے۔ اس کو کیسے پھر کنٹرول کیا جاتا ہے؟ کیونکہ جرمنی جو ہے وہ یورپی یونین کا حصہ ہے، تو یہ یورو زون میں آتا ہے، تو اس میں جو افراط زر ہے پورے یورپ میں، اس کو یورپین سینٹرل بینک پھر کنٹرول کرتا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے؟ وہ پھر جو ہے اپنے جو بڑی بڑی کمپنیز اس سے قرضہ لیتی ہیں اس کے سود میں اضافہ کر دیتا ہے اس کو، جیسے کہ 2022-23 میں 4% تک بڑھا دیا گیا تھا۔ تو پھر کمپنیز جو ہیں وہ بینک سے پیسے لینا بند کر دیتی ہیں، ان کی پروڈکشن سلو ہو جاتی ہے کیونکہ بینک سے وہ زیادہ سود میں پیسے نہیں لے سکتے۔ تو اس طرح پھر جب پروڈکشن کم ہوتی ہے تو پھر اس طرح مہنگائی کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جرمنی میں جو ہے وہ ایک ادارہ ہے بنڈس کارٹلامٹ، یہ جو ہے یہ اپنے طور پر دیکھتا ہے کہ کون سی جو کمپنی ہے وہ بنا کسی وجہ کے جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ 2022-23 میں
इस अदारे ने जो है बुंडेसकार्टेलाम्ट 5 बड़ी फूड कंपनीज़ जो हैं जर्मनी में, उनको तकरीबन महंगाई ज़्यादा करने पर जो है चेक किया था और 150 मिलियन यूरो का उनको जुर्माना किया था। तो इस तरह से जो है ये फिर चीज़ों को यहाँ देखा जाता है जब तनख्वाहें बढ़ती हैं और जब चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं। अच्छा, जर्मनी में कम से कम फ़ी घंटा उजरत का जो कानून है, ये पहले से मौजूद है या इसे अब मुतारफ़ करवाया गया है? असल में ये कोई नया कानून नहीं है। 2015 में इस तस्लाह को मुतारफ़ करवाया गया था। इसको जर्मन में कहते हैं मिंडेस्टेनलोन, यानी कि मिनिमम फॉर आवर वेजेस रेट जो होता है। फ़ी घंटा, कम से कम फ़ी घंटा की आमदनी या तनख्वाह। तो उसके बाद जो है वक्तन फ़क्तन जो है इसमें इजाफ़ा किया गया था। 2015 में ये तकरीबन 8.50 यूरो थे, जो कि अब मैंने जैसे कि पहले बताया बढ़कर 14.60 तक चले जाएँगे। तो ये मुख्तलिफ़ सालों में मुख्तलिफ़ रेट के साथ इसमें जो है वो इजाफ़ा होता रहा है। और आप इसको नया कानून नहीं कह सकते। बाकी मैंने आपको बताया है कि ये 2 मरहलों में होगा, 2000 जनवरी 2026 में, जनवरी 2027 में। तो ये इज़ाफ़ा कब से नाफ़िज़ होगा? यानी किस तारीख़ से कम उजरत बढ़ाई जाएगी और कितने लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे? जी, जी, बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनवरी 2026 में जो नया ये फ़ी घंटा के हिसाब से मुआवज़ा है, ये लोगों को दे दिया जाएगा, देना शुरू कर दिया जाएगा। और इसी तरह बिलतरतीब 2027 में भी देना शुरू कर दिया जाएगा। आपने जो पूछा है सवाल, उसके मुताबिक जो है तकरीबन यहाँ के लोकल मीडिया के मुताबिक और मुख्तलिफ़ रिसर्च के मुताबिक डायरेक्ट जो हैं वो 6 मिलियन के करीब जो मज़दूर हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ़ शोबों से हो सकता है। वो ड्राइवर हो सकते हैं, बल्दिया का जो महकमा होता है, सफाई करने वाले, कूड़ा-करकट उठाने वाले, ड्राइवर बसों के, ट्रेनों के, हॉस्पिटल्स में काम करने वाले, हॉस्पिटैलिटी में काम करने वाले, इन सब को जो है वो डायरेक्ट फ़ायदा होगा और उनकी तनख्वाहों में इज़ाफ़ा होगा। वैसे मैं आपको जाते-जाते ये भी बता दूँ कि यहाँ जर्मनी में जो है वो 8 घंटे काम करने की इजाज़त है एक वक़्त में। और जो फुल टाइम जो लोग काम करते हैं वो 5 दिन काम करते हैं, यानी 1 हफ़्ते में 40 घंटे। तो अ, पूरे महीने में 160 घंटे। तो उस हिसाब से जो है फिर आप इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इनको कितना फ़ायदा होगा। अच्छा, ये जो उजरत में इज़ाफ़ा है, ये एक इंडिपेंडेंट कमीशन की सिफ़ारिश पर किया गया है, तो ये मैकेनिज़्म क्या है? इस कमीशन में कौन लोग शामिल होते हैं? जी, वैसे ये जो कमीशन है इसको जर्मन ज़बान में कहते हैं मिंडेस्टन कमीशन, यानी मिनिमम वेज कमीशन। ये कमीशन जो है ये एक नीम खुद मुख्तार कमीशन होता है जो अपने एक मैकेनिज़्म के तहत काम करता है। ये हर 2 साल बाद जो है ये तहकीक करता है, ये रिसर्च करता है कि समाजी लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से मामलात कैसे जा रहे हैं। तो फिर ये सिफ़ारिश करता है गवर्नमेंट को कि तनख्वाहों में इज़ाफ़ा किया जाए या ना किया जाए। फिर वो जो एक मिनिस्टेरियल ऑर्डिनेंस होता है, जो वफाकी वज़ारतें होती हैं, वो फिर आगे ये गवर्नमेंट में या असम्बली में इस केस को ले जाती हैं। तो फिर वो जो है इस सिफ़ारिश को जो देखते हैं, जो ये कमीशन करता है कि आया केस पे अमल दरामद ना किया जाए या किया जाए। इसमें तकरीबन जो है वो 9 मेंबरान होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है, 3 जो मेंबर होते हैं वो कोई भी तयशुदा जो एम्प्लॉयर हैं, जो कंपनीज़ हैं उनके मालिकान होते हैं। 3 मेंबरान जो हैं वो ट्रेड यूनियन से होते हैं, यानी जो मज़दूरों की तंज़ीमें होती हैं। और 2 नुमाइंदे जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जो इस सारे प्रोसेस को देखते हैं, जो ये कमीशन जो सिफ़ारिशात लेकर आता है उस पर वो देखते हैं कि आया कि ये दुरुस्त हैं या नहीं हैं। और ये कमीशन जो है जब अपनी सिफ़ारिशात पेश करता है तो उससे पहले ये सभी तरह के जो वो जायज़े हैं वो लेता है कि जो छोटे एम्प्लॉयर हैं वो तनख्वाहें बढ़ने की वजह से वो डिस्टर्ब तो नहीं होंगे, या अगर तनख्वाहें बढ़ा दी जाएँ अचानक तो महंगाई तो नहीं आ जाएगी। जैसा कि इस वाली मिसाल में जो वज़ीर हैं बैरबल बास, उन्होंने इसको 2 मरहाइल में मुतारफ़ करवाया है। अचानक प्राइस नहीं बढ़ाई ताकि
چھوٹے جو سرمایہ دار ہیں ان پر بوجھ نہ پڑے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کاروباری جو لوگ ہیں ان کی پروڈکشن یا ان کی صلاحیت یا ان کی تنخواہیں دینے کی جو صلاحیت ہے اس پر جو ہے وہ فرق نہ پڑ جائے. اصل میں یہ ہے کہ جب یہ کمیشن اپنی یہ حتمی سفارشات جو ہے وہ دیتا ہے آگے، پھر وہ منسٹری سے ہوتی ہوئی وہ جب حکومت کے پاس جاتی ہے تو حتمی جو اختیار ہوتا ہے وہ صرف حکومت کو ہوتا ہے. وہ اس میں اس سفارش کو جو ہے وہ عملی جامہ پہناتی ہے یا نہیں پہناتی، وہ تنخواہوں میں اضافہ کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ پھر آخر میں جو ہے وہ حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے. اس کمیشن کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ ریسرچ کرے، تحقیق کرے اور ایک مضمون لکھے، سفارشات لکھے اور وہ آگے پیش کر دے. جی بہت شکریہ ادا کریں گے. شاہد امیر گرایا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جرمنی سے ہمارے نمائندے، اور کم سے کم اجرت کے قانون کے بڑھنے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی.